मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। बच्चों, अगर आपकी कोई निंदा करता है तो बुरा न मानो, क्योंकि वो आपके स्वभाव को और अच्छा बनाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बैर ना बल्कि दोस्ती बढ़ाएं। वो एक एक बुराई आपकी करेंगे, आप एक एक बुराई को अपने जीवन से कम करते जाओगे और आप में अच्छाइयाँ बढ़ती जाएंगी। इस तरह से एक एक सवाल करके हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति प्रश्न संग्रह का छठा सवाल जो शाब्दिक है उसे हम करते हैं। हमने सब कुछ सीखा है, उन्नत कोण, अवनत कोण कैसे बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में सब क्लियर कर दिए हैं। अब सिर्फ प्रकृति प्रश्न संग्रह को पढ़ना है, हल करना है और आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा समय न व्यतीत करते हम आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है, एक लड़का किसी इमारत से 48 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उस इमारत के ऊपरी सिरे की ओर देखते समय लड़के द्वारा 30 अंश माप का उन्नत कोण बनता है, तो उस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? अब हम ये सारी जानकारी को एक कच्ची आकृति में हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं। माना इस आकृति के अनुसार सी वह लड़का है जो ए की तरफ देख रहा है। ए की तरफ यानी कि ए बी हमारी इमारत है और इमारत की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। माना वह x मीटर है और बच्चा जहाँ खड़ा है, वह लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ से इमारत की दूरी 48 मीटर दी गई है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारी यह आकृति बनती है। क्योंकि उन्नत कोण है तो वह ऊपर की तरफ देख रहा है 30 अंश का। अब ये सारी आकृति को हम अपने हल कर देंगे। हल हमारा यहाँ से शुरू हो गया, हमने आकृति बना दी। अपने आकृति की पूरी व्याख्या हम अपने सवाल में लिख देंगे। आकृति के अनुसार अब हम अपनी आकृति को देखते हुए अपनी आकृति में क्या क्या है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बता देंगे। आकृति के अनुसार ए बी इमारत है और सी लड़के की स्थिति है जहाँ से वो खड़ा होकर देख रहा है, और बी सी लड़के व इमारत के बीच की दूरी है और दी गई है 48 मीटर। अब कोण ए सी बी क्या है? 30 अंश है जो उन्नत कोण दर्शाता है। इसलिए अब समकोण त्रिभुज बी ये लंबवत ऊंचाई होती है तो समकोण एबीसी बनता है। समकोण एबीसी में हम tan लेंगे क्योंकि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब tan 30 सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, और इसमें सम्मुख भुजा है AB, संलग्न भुजा है BC, और इस तरह से tan 30 हमारे सारणी के अनुसार 1/√3 होता है। x हमने माना था उसके AB की लंबाई x मीटर है और BC की 48 दी गई हुई है, तो x अब तिरछा गुणा करेंगे x के साथ √3 और 1 × 48 यानी 48। x बराबर अब √3 का पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? 48/√3। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे यानी कि √3 का ही गुणा अंश और हर में कर देंगे ताकि इसकी करनी हट जाए। अब इसकी करनी हट गई, 3 से हम भाग देंगे। 3 × 3 3 6 18। कितना आया? x करनी में 3। अब अगर करनी में 3 का मान दिया होता तो हम 3 का मान रख कर गुणा कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही 16 करनी में 3 लिख सकते हो। और भी आपको अगर करनी में 3 का मान रख के हल करना है तो भी हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इमारत की ऊंचाई कितनी हुई? इमारत की ऊंचाई हम अपना उत्तर क्लियर लिख देंगे। इसलिए इमारत की ऊंचाई 16 करनी में 3 मीटर है। एकदम क्लियर और इकाई के साथ इसका उत्तर लिखेंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं और इसको हल करते हैं। 7वें प्रश्न में दीपस्तंभ से किसी जहाज को देखते समय 30 अंश माप का अवनत कोण बनता है।
दीपस्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दीपस्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। हमेशा कोण 36 रेखा समांतर में ही बनता है, चाहे वह नीचे से बने चाहे ऊपर से बने। और आपकी जो दृष्टि रेखा है वो हमेशा तिर्यक रेखा का काम करती है, तो कोण उतना ही होता है, चाहे आप ऊपर से देखो चाहे आप नीचे से देखो, उस वस्तु को कोण हमेशा उतना ही बनता है। बशर्ते सिर्फ इतना है कि ऊपर से देखोगे तो उसे अवनत कोण कहते हैं और नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो उसे उन्नत कोण कहते हैं। फर्क इतना है, ये कोण हमेशा सर्वांगसम यानी दोनों, क्योंकि ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा एकांतर कोण के अनुसार। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो ए बी है वो दीप स्तंभ है, और ए से दीप स्तंभ से सी यानी इस कि सी को देख रहा है, तो जहाज को कितने का 30 अंश का उन्नत कोण इस समांतर क्षैतिज समांतर रेखा के साथ और दृष्ट रेखा के साथ ये उन्नत कोण बनता है। और समांतर रेखा है ये, इसलिए यह कोण भी 30 हो जाएगा एकांतर कोण के अनुसार। अब फटाफट हम क्या करते हैं, जो भी हमने आकृति मानी है हल करते समय, ये सारी जानकारी को हम मान लिए हैं, आकृति कच्ची बन गई है। हम अपने सवाल में इस सारी जानकारी को स्पष्ट रूप से लिख देंगे। तो आकृति के अनुसार हमने क्या माना है, ए बी दीप स्तंभ की ऊंचाई है जो कितनी है 100 मीटर है, और सी जहाज की स्थिति है जहां पर जहाज खड़ी हुई है, और सी बी दीप स्तंभ व जहाज की दूरी है और वो हमने माना x मीटर है। यहाँ पर सी बी ये समझो हमारा x मीटर है और यही हमें ज्ञात करना है। कोण डी ए सी यह अवनत कोण दर्शाता है, कोण डी ए सी अवनत कोण दर्शाता है। और डी, अब यहाँ पर जो एकांतर कोण से हमें क्या मिल गया, डी ए सी सर्वांगसम है ए सी बी और कितना हुआ 30 अंश। अब समकोण त्रिभुज हम ये ले लेंगे ए बी सी, इसमें यहाँ पर भी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से संबंधित है, तो हम tan 30 लेंगे। तो tan 30 बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा ए बी है, संलग्न भुजा बी सी है। tan 30 का मान सारणी के अनुसार 1/3 है, सम्मुख भुजा ए 100 दिया हुआ है सवाल में और x हमने माना उसे ज्ञात करना है। तिरछा गुणा कर लो बच्चों, x और 100 गुणे करनी में 3 हमारा उत्तर आ गया। तो दीप स्तंभ व जहाज के बीच की दूरी 100 करनी में 3 मीटर है। तो सवाल देखते ही कच्ची आकृति और तुम्हारी कल्पना के अनुसार इसे बना लीजिए और फिर सवाल को हल कर लीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आकृति आप बनाते हो उसकी व्याख्या अवश्य लिखते जाइए इस तरह से। क्या अब आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल लेते हैं। 8वां सवाल पढ़ लेते हैं फटाफट। 15 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने 2 इमारतें हैं और 12 मीटर ऊंचाई वाली पहली इमारत को छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर, ध्यान दो बच्चों, 2 इमारत है, एक की छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 30 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? 2 इमारत की बात चल रही है और रास्ते के दोनों तरफ ये दोनों इमारतें हैं। तो हल हमने माना कि ए सी यह बड़ी इमारत है और ई और डी ये छोटी इमारत है, इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। ठीक है, अब डी सी 15 मीटर दी है रास्ते की चौड़ाई, ये रास्ते की चौड़ाई है। अब हम देखते हैं कि ये समांतर रेखा है और ई से भी हम एक समांतर रेखा खींचेंगे और उस बिल्डिंग के बी बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, ये इसके समांतर। इस तरह से ई डी या ई बी सी डी एक आयत हो गया। आयत होने का मतलब कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। अगर ये 15 है तो ये भी 15 मीटर हुआ और ये 12 है तो ये भी 12 मीटर हो गया। कौन सा? ई डी बराबर वी सी। तो ये सारी जानकारी जो हमने आकृति में बनाई, अब हम फटाफट अपने सवाल में भी दिखाएंगे कि हमने किसको क्या माना है, बता देंगे। अब इस आकृति के अनुसार हम सब जानकारी यहाँ लिख देंगे। आकृति के अनुसार डी ई
ये छोटी इमारत 12 मीटर है और AC बड़ी इमारत है जो AB प्लस BC, AB प्लस BC, क्योंकि हमने यहाँ समांतर रेखा खींच दी है तो ये पूरी इमारत कितनी हुई, AB और BC, दोनों को जोड़ देंगे। और DC है दोनों इमारत के बीच का रास्ता, यानी कि 15 मीटर। इसलिए ED बराबर B, अब हम देख लेंगे कि ये जो चतुर्भुज है EBCD या BCDE, आप जो भी नाम, जैसे भी नाम लोगे, एक ही चक्र में नाम इसका ले लोगे, तो BCDE एक आयत है, इसलिए इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम है। ED बराबर BC बराबर 12 मीटर और EB बराबर DC बराबर 15 मीटर, आयत की सम्मुख भुजा। अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ABE। AB समकोण त्रिभुज हो गया, AB लंब है EB पर, इस तरह से ये समकोण त्रिभुज हुआ। इस समकोण त्रिभुज में अब हम यहाँ पे कितना, जो यहाँ से देखने पर, यानी कि जो छोटी बिल्डिंग है यहाँ से देखने पर बड़ी बिल्डिंग के छत को देखने पर 30 अंश का उन्नत कोण बनता है, ऊपर की तरफ वह देख रहा है उन्नत कोण, तो tan 30 लेंगे, क्योंकि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से यहाँ भी संबंधित है। तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा है AB, संलग्न भुजा है EB या BE। AB का मान हमें ज्ञात करना है और BE दिया है, B हमने आयत से 15 ले लिया है। तो tan 30 का मान सारणी के अनुसार 1/करनी में 3। अब हम तिरछा गुणा करेंगे, इसलिए AB बराबर क्या हुआ, 15 गुणे, अब यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं तिरछा गुणा AB गुणे करनी में 3 बराबर 15 गुणे 1। इसके बाद अब AB यही रहने देंगे और करनी में 3 का पक्षांतर कर देंगे, 15 एकम 15 बटे करनी में 3, हर का परमेयीकरण करो, यानी करनी में 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे, इसका करनी हट जाएगा बटे 3 और ये करनी 3 यहाँ से काट देंगे, 3 बचे 15, तो AB का मान कितना आया, 5 करनी में 3 मीटर। तो दूसरी इमारत हमारी कौन सी है, AB प्लस BC, तो बड़ी इमारत की ही ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बड़ी इमारत है हमारी AC बराबर AB प्लस BC, क्योंकि ये सब एक ही रेखा पर है, ABC एक रैखिक है। AB का हमने निकाला 5 करनी में 3 और BC 12 मीटर, आयत के हिसाब से यहाँ पर हमने देख लिया था। अब दोनों को जोड़ देंगे, जब भी जोड़ोगे इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि 5 करनी में 3 अलग मान है और 12 अलग, ये करनी में 3 अगर आप मान रख के गुणा करोगे तब हम दशमलव में उत्तर आएगा, तब जोड़ सकेंगे। तो इस तरह से हमारे दूसरे यानी बड़े इमारत की ऊंचाई हो गई कोष्ठक में 5 करनी में 3 प्लस 12 और कोष्ठक बंद मीटर। इस तरह से 8वां सवाल भी हमने हल किया। आगे बढ़ते हैं और 9वां सवाल लेते हैं। सवाल पढ़ो और फिर उसका विश्लेषण करके कच्ची आकृति बनाओ। अग्निशामक दल, हमारे पर्यावरण में जो भी एक्टिविटियां होती हैं उन एक्टिविटी से संबंधित ही सारे सवाल हैं, तो आपको हमेशा अपनी नज़र बनाए रखनी है कि आमने सामने कैसे सीढ़ी रखी जाती है, कितनी ऊंचाई पर होती है, कौन से महले पर कितनी सीढ़ी मुड़ती है, हर मैकेनिकल है सारी चीज़ें, तो हर जगह सारी सीढ़ी पूरी नहीं मुड़ पाती है जगह के अनुसार, या उसकी उतनी ही क्षमता होती है मुड़ने की, तो ये सारी बातें हमें ध्यान देना होता है। चलो पढ़ते हैं अपना सवाल। अग्निशामक दल के वाहन पर रखी गई सीढ़ी 70 अंश के माप के कोण तक उठाई जा सकती है। अब कह रहा कितनी उठाई जा सकती है, सिर्फ 70 अंश के माप तक, यही मैक्सिमम, और ज़्यादा इसे हम नहीं उठा सकते, क्योंकि जैसे और थोड़ा बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो और भी ऊंचाई बढ़ सकती है, लेकिन इतना ही उसकी कैपेसिटी है। 70 अंश के माप के कोण तक उठाई जा सकती है। उस समय सीढ़ी की अधिक से अधिक लंबाई 20 मीटर होती है। 70 अंश तक उठाई गई और सीढ़ी की लंबाई कितनी हुई, 20 मीटर। तो वाहन पर सीढ़ी का सिरा जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर हो तो, अब सीढ़ी है अग्निशामक दल का,
तो वो किसी न किसी वाहन पर होती है, नीचे से तो आएगी नहीं, गाड़ी पर खड़ी होती है। तो वाहन कितना है, वाहन है 2 मीटर ऊंचाई वाला। तो सीढ़ी तथा दूसरा सिरा जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। अब वाहन 2 मीटर है और इसकी ऊंचाई तिरछी कितनी 20 मीटर ही बढ़ाई जा सकती है। तो यानी हम उस लंबवत ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, या अब ऐसे हो कि कितने फ्लोर, इमारत काफ़ी लंबी है, इमारत काफ़ी लंबी है, वो कितने फ्लोर तक उसकी सीढ़ी पहुंच सकती है। ठीक है, यहाँ पे साइन, अब देखो 70 हमारे टेबल में नहीं है, या साइन 20 हो या साइन एस हमारे टेबल पर नहीं है, तो इसका मान आपको दिया जाएगा, तो आप उसी हिसाब से इसका लिखेंगे। अब हम अपने सवाल के हिसाब से कच्ची आकृति देख लेते हैं क्या है। हमारी जो सीढ़ी है वो है पी आर, कितने अंश का कोण बनता है 70 अंश का। और ये जो वाहन है, हमारी वाहन है आर एस। अब आर एस वाहन समझो है, तो उसके जितनी ऊंची होगी उस दीवार के सामने भी उतनी ही ऊंचाई को कवर कर रही है। तो अब ये होता है कि आर एस यहाँ पर वाहन है और उतनी ही मीटर यानी इस बिल्डिंग के इतनी ऊंचाई को वो भी कवर कर ले रही है। तो इस तरह से क्यू टी एस आर, इस तरह से ये बन रहा है एक आयत, यानी कि बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई इस वैन की वजह से आ गई है। अब Q और P ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, क्योंकि आर पी यह सीढ़ी P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और हमारी पूरी ऊंचाई जो है कितनी है P और T है। तो P Q इसमें देखेंगे तो T और Q हमें ज्ञात हो गया है, क्योंकि वाहन 2 मीटर है और उतने लेवल तक तो वो ऊंचाई दे ही रहा है, उतना कवर कर ले रहा है यहाँ से। अब ये सीढ़ी यहाँ से, तो हमें Q P तक की दूरी ज्ञात करनी है, माना वो x मीटर है। अब ये सारी जो जानकारी है हम अपने सवाल को यहाँ पर परिभाषित कर देंगे या हम बता देंगे। आकृति के अनुसार आर एस हमारी अग्निशामन शामक का वाहन है जो कितना है 2 मीटर ऊंचा है, और टी एस जमीन क्षैतिज रेखा है, टी एस जमीन की क्षैतिज रेखा है। यहाँ पर वाहन खड़ी है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है और उसी के समांतर ये रेखा हमने खींच दी है, जो वाहन 2 मीटर है वो बिल्डिंग के इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। क्यू आर क्षैतिज समांतर रेखा। इस तरह से पी आर यह अग्निशामक सीढ़ी है और उसकी लंबाई दी है 20 मीटर। और हमेशा सीढ़ी हम जानते हैं तिरछी खड़ी होती है, तभी तो हम चढ़ पाते हैं। लंबवत सीढ़ी पे कौन चढ़ता है, हम नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। तो सीढ़ी 20 मीटर है। अब हम यहाँ देखते हैं क्यू आर एस टी एक आयत हो जाती है और क्यू टी बराबर है आर एस के, और कितना है ये 2 मीटर है, इसलिए ये भी 2 मीटर हो जाएगा। तो पी टी ये हमारी जमीन से लंबवत ऊंचाई है। अब हमें क्यू टी पता है ना, हमें क्या ज्ञात करना है क्यू पी। अब हम ये देखते हैं कि समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा हुआ, पी आर क्यू या पी क्यू आर, आप जो भी नाम लोगे त्रिभुज का ले सकते हो। पी क्यू आर, मैंने पी आर क्यू लिखा है। ये 70 पी आर क्यू, क्योंकि मैंने कोण का नाप लिखा है, कोण पी आर क्यू 70 अंश यह सीढ़ी द्वारा उन्नत कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ ये लिखना था आपको कि त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर 70, जो सीढ़ी द्वारा उन्नत कोण बनता है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समकोण बनता है। पहले लिखना था, ये बाद में लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ कर्ण और सम्मुख भुजा से संबंधित है, इसलिए हम क्या लेंगे साइन 70। सम्मुख भुजा बटे कर्ण और सम्मुख भुजा है पी क्यू और पी आर हमारा कर्ण है। पी क्यू हमने x माना है, पी आर 20 सीढ़ी की ऊंचाई, साइन 70 हमें दिया है कितना 0.97 और x तो ये हुआ 1। अब हम तिरछा कूड़ा करेंगे तो x एक कम x और ये 0.9 कितना दिया है इसका मान 944 दिया है, 94 दिया है। और 4 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, शून्य यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद 2 चौक 8, 2 नवा 18,
और दशमलव 1 2 के बाद दशमलव है, दशमलव 2 लगा दिया। कितना उत्तर आया हमें? 18.80। यानी पी क्यू की लंबाई हमें कितनी मिली? 18.80 मीटर। लेकिन हमें पूरी लंबवत ऊंचाई ज्ञात करनी है, उस लंबवत ऊंचाई जो भी मंजिल या इमारत होगी उस इमारत की। तो लंबवत ऊंचाई पी टी होगा और वो है पी क्यू प्लस क्यू टी। पी क्यू हमने निकाला, कितना मिला हमें? 18.80 और क्यू टी है 2 मीटर। दोनों को जोड़ दिया तो हमें मिला 20.80 मीटर। अर्थात हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर हम क्लियर लिखेंगे। सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन से अधिक 20.8 मीटर ऊंचाई तक या ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से इस सवाल को हल किया हमने। थोड़ी सी टेक्निक है, ध्यान से देख के पढ़ के कच्ची आकृति बनाइए और अपने सवाल को हल करें। और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अंतिम सवाल पे। 10वां सवाल है और इसी के साथ हम इस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह को पूरा करेंगे और अगले पाठ की तरफ बढ़ेंगे। छठा का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह, छठा का शाब्दिक प्रश्न अंतिम 10वां। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज चालक ने हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को उतारते समय 20 अंश का अवनत कोण बनाया। अब देखो, हवाई जहाज नीचे से उतरती है, तब वो उतरते समय जिस समय वह उतरना शुरू की उस समय की बात है, वह 20 का अवनत कोण, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है तो अवनत कोण बनाया। उसी समय हवाई जहाज का औसत वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था जिस समय वह उतर रहा था। अब वहां से जैसे उतरने के उसने टर्न मारा और 20 अंश का कोण बनाया। उस समय उसकी चाल थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा और जैसे जमीन पे पहुंचा तो कुल समय कितना मिला? 54 सेकंड में हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतरा। आकाश से जमीन पर उतरते समय हवाई जहाज जमीन से अधिक कितनी ऊंचाई पर था? सवाल थोड़ा समझने की देर है और आपको एक कल्पना करनी पड़ेगी कि समझो बी यह जहाज की स्थिति है और वो उतर रहा है। कहां पर? जब यहाँ पर ये है तभी वो उतरते समय 20 अंश का कोण बना रहा है। क्षैतिज रेखा है। पहले ये आसमान में ऐसे सीधा उड़ते हुए आ रहा था, लेकिन वह जब उतरने लगा तो क्षैतिज रेखा के समांतर, जब भी ये जमीन से और उसके समांतर रेखा 20 अंश का अवनत कोण, यानी कि 20 अंश के अवनत कोण पर झुकाव कर वो उतरने लगा। इस पॉइंट पर जब यहाँ था और उतरने के, तब उसकी लंबवत दूरी कितनी रही होगी, ये आपको प्रश्न पूछा है। और जबकि वो 54 सेकेंड में यहाँ पर डी पर पहुंच जाता है, तो बी जैसे ही उतरने की कोशिश, एट दिस पोजीशन उसकी जमीन से लंबवत ऊंचाई कितनी थी? माना x मीटर थी, क्योंकि किलोमीटर में है। और इसका समय और कितना? 20 अंश का अवनत कोण, और क्योंकि ये क्षैतिज समांतर है तो ये भी 20 अंश का कोण होगा। अब ये हमारा समकोण बनता है समकोण त्रिभुज बनता है BAD और साइन 20 का मान यहाँ दिया हुआ है। तो ये सारी जो हमने मान लिया है, इस मान को हम अपने सवाल में निर्देशित करते हैं। आकृति के अनुसार बिंदु B यह हवा में जहाज की स्थिति है जब वह उड़ रही थी, और बिंदु D जमीन पर जहाज की उतरने की स्थिति, अब वो उतर गई है। लेकिन कोण CBD यह अवनत कोण दर्शाता है। 20 अंश का कोण जैसे ही उतरने लगता है वो मुड़ता है जमीन की तरफ 20 अंश का कोण बनाकर, तो ये अवनत कोण दर्शाता है। इसलिए अब कोण जो है ये CBD सर्वांग समकोण है BDA बराबर 20 अंश एकांतर कोण है। इसलिए अब BD जो है जहाज द्वारा तय की गई दूरी है। BD ये इतनी दूरी है, जो तिरछी दूरी इस जहाज ने तय की यहाँ से यहाँ तक और डी पर पहुँच गया, तो तय की गई दूरी है। अब इसी की लंबाई हमें अगर मालूम हो तो अब इस लंबवत दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमें इसमें ये अनजाने में दिया हुआ है, इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जहाज का औसत वेग क्या है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर दूरी तय करता है। लेकिन B से D तक आने में उसे कितना समय लगा? 54 सेकेंड। टेक्निकल सम है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना।
यानी कि कुल कितना समय लगा 54, क्योंकि ये सेकंड में लगा, 54 सेकंड है और हमारी चाल क्या है, प्रति घंटा है। तो हमें इस सेकंड को घंटे में बदलना होगा। तो घंटे में बदलने, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए 5400 सेकंड में कितना घंटा होगा, 54/3600 घंटा। जब भी छोटी इकाई होती है और हमें उसे बड़ी बनानी पड़ती है तो हम भाग देते हैं। ठीक है, बड़ी इकाई बना रहे हैं, छोटी से बड़ी जाते हैं तो भाग देते हैं, और अगर बड़ी से छोटी इकाई बनाते हैं तो गुणा करते हैं। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस सवाल में बिल्कुल याद रखना, समय को आपको घंटे में परिवर्तित करना है, क्योंकि ये सेकंड में दिया है। तो एक सेकंड 54 सेकंड है और एक घंटे में कुल 3600 सेकंड होते हैं। तो अब समय कितना लगा, 54/3600 घंटा, घंटे में आ गया। और दूरी क्या है, BD, और दूरी का हमारा सूत्र क्या है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 200 प्रति घंटा। अब इकाई बराबर होनी चाहिए, ये प्रति घंटे में दिया है इसलिए हमने समय को भी घंटे में परिवर्तित कर लिया। अब शून्य शून्य कट गया और 2 से हमने 36 को काट दिया, कितना आया, 18 आया। 2 एक कम 2, 2 अठे 16। अब 18 से काट दिया, 18 एक कम 18, 18 तिया 54। तो BD कितना आ गया, 3 किलोमीटर। अब ये हमें पहला उत्तर मिल गया, 3 किलोमीटर। अब हम समकोण, देखा हमने कहा था ना, इनडायरेक्टली आपको ये BD दूरी दी ही और कितना आ गया, 3 किलोमीटर। अब समकोण त्रिभुज BAD में साइन 20 सम्मुख भुजा और कर्ण से संबंधित, इसलिए हमने साइन रेशियो लिया है, साइन अनुपात लिया है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा है BA और कर्ण है BD। BA हमने माना x है, BD अभी हमने जस्ट ज्ञात किया है 3 है, इसलिए इसका मान रखेंगे और तिरछा गुणा करेंगे। अब इसका 3 से गुणा हो जाएगा, x एक कम x बराबर 3 गुणे 0.342 जो मान दिया है सबका गुणा कर दिया। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9, 1 10, यानी 1.03, 1 2 3 था, पीछे से 1 2 3 दशमलव हमने लगा दिया, तो हमारा उत्तर कितना है, 1.026 किलोमीटर। अतः BA बराबर 2026 मीटर। ये किलोमीटर में है, और अगर आपको बदलना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा कर देंगे अगर हम, तो 1026। बच्चों ये इकाई का जो भी है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आपको परिवर्तन करना आसान होगा, और इकाई में अगर नहीं तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितने, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 3600 यहाँ पर यहाँ हो जाता है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने अपने उत्तर को एकदम क्लियर मीटर में उत्तर दिया। और अगर किलोमीटर में पूछा आपका तो कितनी दूरी ऊंचाई पर था ये पूछा है, तो मीटर में अगर पूछा तो आप मीटर में लिखिए, और नहीं तो आप किलोमीटर में भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। हमने कन्वर्ट किया मीटर में। जहाज उतरते समय जमीन से और आकाश में, यानी जहाज आकाश में था और वो जमीन से 1026 मीटर दूरी पर था। तो ये हमारा उत्तर हुआ 10वां, और ये हमारा सवाल यहीं पर 10वां खत्म होता है। लेकिन अब इतना सीखने के बाद थोड़ी से आप और अपने दिमाग को दौड़ाइए, और इस सवाल मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको हल करने का प्रयत्न कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक नदी के पुल से किसी एक बिंदु पर खड़े होकर आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, एक जगह खड़े हो गए और नदी के विपरीत किनारों को देखने से क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश का औनत कोण बनता है। यदि पुल नदी की सतह से, यह नदी है, इसकी सतह से पुल की दूरी 3 मीटर की है, ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ये हो गया आपका डायग्राम। और एक सवाल है और सिद्ध करने का, जो कि 5वें के 10वें के सवाल के जैसा है, जो हमने सिद्ध किया क्वेश्चन नंबर 5 का 10, ठीक उसी की तरह यह भी है। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू आपको सिद्ध करना है cos a के प्लस cot a। एकदम क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां सवाल है, उसी की तरह आपको करना है। पिछली वीडियो में मैंने इसको सिद्ध किया है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये वाला सवाल कुछ हटकर है, एप्लीकेशन टाइप प्रश्न है, आप जरूर प्रयत्न करिए।
आपको ये उत्तर आएगा। इसमें आपको निधि की चौड़ाई यानी ए से बी पहले ज्ञात करोगे, फिर बी से सी, फिर दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा ए सी की लंबाई यानी कि नदी की चौड़ाई हमें मिल जाएगी। एक और सवाल है, एक बहुमंजिला इमारत है जिसके इमारत के शीर्ष से 8 मीटर की छोटी इमारत के ऊपर तथा नीचे देखने से, बड़ी इमारत से आप देख रहे हो और छोटी इमारत का एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर भी देख रहे हो और छत भी देख रहे हो, तो नीचे देखने से क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश का औन्नत कोण बनता है। तो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई व दोनों इमारतों के बीच की दूरी कितनी होगी ज्ञात कीजिए। मैंने आकृति बना दी है, ये बड़ी इमारत है, यहाँ से आप देख रहे हो, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी देख रहे हो, उसके छत पर भी देख रहे हो। ग्राउंड फ्लोर से 45 अंश का और जब छत देखोगे तो 30 अंश का औन्नत कोण बन रहा है। तो आपको AC निकालना है और DC भी निकालनी है। तो ये 3 सवाल आपको, इतना सवाल हल करने के बाद आपके अपने दिमाग को और टाइप करो और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो और इन सवालों को भी हल करो। और इस तरह से हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सारे सवाल हल कर लिए। कुछ और प्रश्न के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए और गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।